अधिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है आदरणीय डीसी कपिल साहब ने और उनके साथियों ने, ये देश की राजधानी में ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, यूनान के अंदर एक जोशी था, जब वो निकल के जा रहा था तो वो अचानक एक जगह गिर गया और उसको दलदल में गिरने के लिए नीचे बैठने लगा दलदल में। तो उसने कहा कि कोई है जो मुझे बचा सके। तो तभी एक बुढ़िया आई, उसने रस्सा फेंक के उस व्यक्ति को बचाया और बचाने के बाद वो व्यक्ति कहने लगा कि आपको पता नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा तारों की स्थिति के बारे में जानने वाला बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ। अगर कभी आपको अपना भविष्य देखना हो और कभी आप लोगों को अपने तारे और सितारों की सही स्थिति देखना हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि आपने मुझे बताया है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि संभव हो सका तो मैं अपने जीवन में कभी तुमसे कोई सहयोग नहीं ले पाऊंगी। जिस मनुष्य को जमीन पर बना हुए गड्ढे ना दिखते हो, वह मनुष्य आकाश के तारों को क्या देखेगा। तो आकाश के तारों को, जमीन पर बने हुए गड्ढों को भरने के लिए और अपने समाज के जिन लोगों पर जुल्म, सितम, अन्याय और शोषण हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए केवल जो डीसी कपिल साहब या समाज के पूरे का गड़े अपना ठेकेदारी प्रथा हटाओ, जो ये अपना संयुक्त मोर्चा है, वह लोगों की मौलिक परेशानियों से जुड़ा हुआ है, जो कानूनी रूप से समाधान चाहता है। देखिए, जो भी सरकार है, जो सरकार भारत में निजीकरण करना चाहती है, उनके बारे में सच्चाई ये है कि वो सरकारें सरकार को चलाने में नाकामयाब हैं। उनको सरकार को चलाने का कोई भी तजर्बा नहीं है। निजीकरण का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेवारी को किसी दूसरे आदमी को दे देना। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1963 का, दैट ए बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट लाइज अपॉन द लॉन्ग शोल्डर्स, कि बर्डन ऑफ प्रूफ है जो सरकार को लोगों की समस्या का है, वे दूसरे लोगों के कंधों पर नहीं रखा जा सकता। और प्राइवेट जो संस्था है, वे कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि देश को शोषण करने वाली, देश को लूटने वाली संस्था है। और जिन कंपनियों को देश के अंदर प्राइवेट काम दिया जा रहा है, आप उनके प्रति कह सकते हैं कि ये संस्थाएं देश को लूट रही है और ये संस्थाएं ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई कम नहीं है। धीरे धीरे देश का शोषण हो रहा है और देश का शोषण का जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है वह हमारे देश के अंदर गरीब लोगों पे पड़ रहा है। आप ये समझ लें कि जो भी संस्था प्राइवेट हो रही है, निजीकरण होना देश के लिए बहुत घातक है। 1965 में एक आंदोलन हुआ था, जब पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा, उस संघर्ष के दौरान जो बाबा साहब की स्टेचू लगी थी, उस संघर्ष को जो उस समय जो क्रांतिवीर थे आदरणीय बीपी मौर्य साहब ने उसको करा था। उसको करने के बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी कि बैंकों को नेशनलाइजेशन करा जाए, वो 1965 के उस आंदोलन के बाद ही बैंकों का नेशनलाइजेशन सरकार ने किया था। तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपका मौलिक अधिकार है। और अगर ये रिजर्वेशन को खत्म करना है तो लोग इसको प्राइवेट करने के लिए दिन रात प्राइवेट कर आपके मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। There is no safety, surety and security of your life, liberty and property. तो जो देश का दलित है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है, या आप कहें कि शूद्र है या ओबीसी का आदमी है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, टेरराइज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड वी आर यूज्ड, अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। तो देश के अंदर जो सबसे बड़ी जरूरियत है वो ये है कि गांव के अंदर, आप शहर के अंदर देख रहे हैं कि तबाही लाई जा रही है। और आप आप जानते हैं कि देश के अंदर जो दलितों का, शुल्कास्टों का, शूद्रों का, ओबीसी का जो तबाही की जा रही है, इस तबाही को जुनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जुनून में लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी हो। आज हमारी स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारे लोगों के लिए रोजगार नहीं है। सरकार गरीबों को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकामयाब हो गई है। और सरकार हमारी जो वर्तमान सरकार है, वह प्रतिदिन जो गरीबी जो ठेकेदारी प्रथा चलाई गई है, ये ठेकेदारी प्रथा हमारे लिए फांसी का फंदा है। एक हमारे आने वाली जनरेशन को
हमारे आने वाली जनरेशन को ये तोड़ कर रख देगी। तो आपको एक हिटलर का ऑटोबायोग्राफी में बड़ा कीमती बयान है कि वे लोग जब कि ऐसे मनुष्य, अगर किसी मनुष्य को बस में करना हो, किसी मनुष्य के राष्ट्र को बस में करना हो, तो पहले उसे भयभीत कर देना चाहिए, फिर वो आपसे रास्ता पूछेगा, फिर उसको वैसे चलाना चाहिए जैसे आपका स्वार्थ पूरा होता हो। तो आज सरकार ने देश के बुद्धिजीवियों को, गरीबों को पूरी तरह से मतलब आतंकित भय पैदा कर रखा है। और मैं एक बार एक क्वेश्चन आपके सामने में कहूंगा कि एक बार जब हिटलर ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, तो उससे एक स्टूडेंट ने पूछा कि व्हाट इज योर पॉलिसी, आपकी पॉलिसी क्या है? तो उस समय हिटलर ने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि माय पॉलिसी इज डैक्सलैंड। अरे करने दो हमारे लोगों को बदनाम, अगर हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य हमने कर डाला। अगर करने दो लोगों को हमारी आलोचना, अगर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा सके तो दुनिया का सबसे उचित और नैतिक कार्य हमने कर दिया। आज भारत के सामने सबसे ज्यादा आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। इमरजेंसी तो क्या, देश के अंदर अफगानिस्तान से ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। भारत में आतंक दो प्रकार का विश्व के अंदर आतंक है, एक वो जो सीमा पर है, दूसरा जो सामाजिक आतंक भारत के अंदर है। एक बार यहाँ के एक थिंकर 1920 में जापान में गए थे। जापान में जाकर उन्होंने देखा कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्षों की ऊंचाई केवल 4-5 फीट है, लेकिन वो वृक्ष 300 से 400 साल पुराने थे। तो उन्होंने पूछा जापान के लोगों से, मालियों से, कि क्या कारण है कि 300-400 साल पुराने वृक्ष की ऊंचाई केवल 3 और 4 फीट के लगभग है। तो उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष की जड़ों को काट दिया जाता है वह वृक्ष कभी ऊपर नहीं जा सकता। जिस वृक्षों की जड़ों को काट दिया जाता है वो वृक्ष कभी ऊपर नहीं जा सकता। वर्तमान में जो भी दलित कास्ट लोग हैं और सामाजिक आतंकवादियों ने उनकी जड़ों को काट दिया है ताकि आप विकास ना कर सके, उन्नति ना कर सके और किसी तरह अपने पैरों पे खड़े ना हो सके। तो जो ठेकेदारी प्रथा हटाओ, जो अपना संयुक्त मोर्चा है वह पूरी तरह से संवैधानिक मोर्चा है। वो हर गरीब के लिए, जो आदमी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहता है, देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वे लोग हैं जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इस जहरीले वृक्ष को पनपने देना चाहते हैं, सामाजिक विषमता को पनपने देना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे लोगों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हर प्रकार की गुलामी ठेकेदारी प्रथा से भारत में पनपेगी और इस गुलामी को खत्म करने के लिए आपको ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। तो ठेकेदारी प्रथा का जो हम विरोध कर रहे हैं किसको खत्म करने के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम देश में से गुलामी को खत्म करना चाह रहे हैं, देश में से सामाजिक गुलामी को खत्म करना चाह रहे हैं, आर्थिक गुलामी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेन लक्ष्य है हमारा जो मेन लक्ष्य है वह गांव पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए, ताकि हम लोग पूरी तरह से देश में से असमानता को उखाड़ के फेंक सकते हैं और हर तरह के जुल्म और सितम, अन्याय और शोषण को भारत में से खत्म कर सके। ये जब तक संभव नहीं है, जब तक हमारे भूतपूर्व नौजवान मिलकर कार्य न करें, भारत में फिर वही गुलामी जो आजादी से पहले है वो स्थापित करने की सरकार चेष्टा कर रही है। तो वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म और अत्याचार किए गए हैं उनके लिए मोर्चा एक औषधि के रूप में, एक पार करने के लिए नदी के रूप में करना चाहते हैं। भारत में से जो आदमी ठेकेदारी प्रथा के बिना भारत के विकास की बात करता है, अरे वो वज्रले बूट सुई की नोक से हाथी को उठाना चाहता है और प्यालू में से रेत निकालना चाहता है और गुलाब की पंखड़ी से हीरे को काटना चाहता है। वह खारे समुद्र को मीठा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आपको सफलता कदापि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मिशन न केवल शहर में होना चाहिए बल्कि गांव-गांव तक जाना चाहिए। और हर आदमी की जिम्मेवारी है कि देश के हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए, हर शुल्क, देखिए आप
हाई कोर्ट के जज जो हमारे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि इनसे यज्ञ होगी, इनसे ये होगा, इस तरह का अंधविश्वास का प्रचार लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर होकर देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। उनका एक बयान ये भी था कि धर्म बदलना भारत की अखंडता को खतरा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हाथरस में हमारी बहन की इज्जत लूटी गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, नागन में लूटी गई। किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका जो सुमोटो एक्शन है, उनकी जो पावर है अंडर आर्टिकल 143 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 142 धारा जिसमें इनहेरेंट पावर है, उसमें किसी शुल्कास्ट के प्रति कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सीबीआई को किसी केस की जांच करने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का, और इसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट का बाद में आता है। लेकिन शुल्कास्टों पर होने वाले अत्याचार के बारे में कभी प्रेसिडेंट ने किसी केस में कोई डायरेक्शन नहीं दी है। तो पूरे देश में एक साजिश आपके खिलाफ हो रही है, और ये साजिश है आर्थिक गुलामी को लाने के लिए, और आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा आपको बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाएगा। इसलिए जब आज देश की सरकार लड़खड़ा रही है, आज इस देश की जनता फड़फड़ा रही है, ऐसे में जो भारत के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, उसको केवल जुनून के द्वारा रोका जाना चाहिए, और हर व्यक्ति को उसकी आवाज उठानी चाहिए। आपके पास में वोट की अपार शक्ति है। आपकी देश की राजधानी में लगभग 30 लाख मेरे ख्याल से केवल शुल्कास्ट रहते हैं, अगर ओबीसी को छोड़ दिया जाए। पूरे दिल्ली के अंदर 30 लाख रहते हैं, और पूरे देश के अंदर लगभग 30 करोड़ से अधिक है। आपके पास अपार शक्ति, वोट की शक्ति है। अगर आप चाहें तो हिमालय पर्वत को उखाड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप हरा नहीं सकते? ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपके सहयोग से जीत नहीं सकती? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, सुनिए, विचार करिए, और पूरी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल इसके बारे में दूंगा कि हम गुलामी को कैसे खत्म करते हैं। एक बार जनरल ने हालैंड पर आक्रमण किया था, तो हालैंड का तल कुछ समुद्र तल से नीचा था। हालैंड वासियों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने समुद्र की दीवारों को तोड़कर हिटलर की फौज को डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है माई स्ट्रगल, मेरे संघर्ष में लिखा, अरे दुनिया में ना तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, न एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, तो दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि आपको मानसिक रूप से देश में गुलामी बनाने के लिए, और आपके आर्थिक संगठनों को, आर्थिक जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, उनको खत्म होने के लिए ये वर्तमान सरकार प्राइवेट कर रही है, ताकि हर जगह बाप बेटे से लड़े और गृह युद्ध हो जाए। इस सरकार को हराना ही देश के मूल निवासियों को जिताना है। इस देश की सरकार को गिराना हर आदमी का मौलिक कर्तव्य है। इस देश की सरकार को गिराना अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। इस देश की सरकार के जुल्मों को रोकने का आधार ये है कि उत्तर प्रदेश में हर कीमत पे बीजेपी की सरकार को हराया जाए। ये आपकी देशभक्ति की निशानी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अत्याचार का जो वृक्ष, अत्याचार का जो स्वतंत्रता का वृक्ष है, स्वतंत्रता का वृक्ष अत्याचारियों के खून से छीन जाता है। वे लोग जो वृक्ष जमीन पर जितना बड़ा होता है, उसकी जड़ें जमीन के नीचे उतनी होती है। तो इसलिए मेरे साथियों, आप लोग न केवल यहाँ पर मैसेज जाए, बल्कि पूरे देश में जाना चाहिए, और इसी ज्योति को जलाते रहना चाहिए। कपिल साहब ने शायद ये 5-6 महीने का मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम लोग देश की राजधानी में प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी मसाल को आगे इसी मसाल को जलाते हुए, जैसे ओलंपिक के अंदर एक मसाल जला के दूसरे आदमी को देता है, फिर वो दौड़ता है, ऐसी ही मसाल को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए
26 सितंबर को अम्बेडकर भवन पर एक विशाल सामाजिक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय जोशी साहब जी की पूर्णतः भूमिका होगी। जोशी साहब जी एक बार लोगों थोड़ा बताओ, खड़े हो जाओ, इनके लिए सब तालियां बजाई जाए। और हमारे डीसी कपिल साहब उसमें मुख्य वक्ता होंगे। हमारे समाज के जो मेन सामाजिक वक्ता होंगे। तो 26 तारीख को पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आखिर में गालिब का एक शेर कहूंगा कि ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे भाइयों, आपने कोई भूल नहीं करनी है। आपकी अपार जनसंख्या है, आपके पास में अपार जनशक्ति है, और आपके पास में अपार जनशक्ति आपकी वोट की शक्ति है। आप इसकी वोट की शक्ति से भारत को स्वर्ग से नरक से स्वर्ग बना सकते हो, हर अत्याचार को रोक सकते हो। अगर लोगों से आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट छीन लें, तो मेरा अपना मानना है कि भारत में किसी भी आदमी से कोई जुल्म नहीं होगा और किसी का कोई भी पुलिस का अत्याचार नहीं होगा। आखिर में मैं एक बात एक शायर ने कहा है, अरे न तरफन की अर्जी है, वर्तमान सरकार को लेकर मैं एक बात कहूंगा, अरे न तरफन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरी सैयद की। जय भीम, नमो बुद्धाय।